नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। फोन ने पूरा खेल खोल दिया है उस मसले का जिसको लेकर एक विमर्श तैयार किया जा रहा है और जो सीधे तौर पर राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और उसके बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद चल रही है। सवाल यह उठता है कि उस फोन से ऐसा कौन सा रहस्य निकला है, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ वो जो रहस्य आया है उसकी वजह से कई लोगों की धड़कन बढ़ गई है। वो कौन है और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की मुसीबत क्यों बढ़ने वाली है, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, वो ये कि भारत का नक्शा बदलने जा रहा है। तो उस नक्शे में क्या पीओके आने जा रहा है, और जब बात पीओके की कर रहा हूं तो वो क्यों आने जा रहा है, ये समझना बड़ा जरूरी है। और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि वहां सेना जा रही है या कोई युद्ध होने जा रहा है। इस सबसे इतर जो कुछ पीओके में चल रहा है वो वाकई में चौंका देने वाला है, क्योंकि वहां का जनमानस अब एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वो चला है और वो जो उनकी खिलाफत है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करता हूं। वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और वो प्रोटेस्ट उसी तरीके का है जैसा आपने नेपाल में देखा था, जैसा आपने बांग्लादेश में देखा था, जैसा एक समय में आपने श्रीलंका में देखा था, और अगर 2011-12 की बात करें तो अरब देशों में देखा था। किस तरह से वहां जो वहां पर सत्ता है उसके खिलाफ लोग जो है वो बाहर आ गए थे। कमोबेश यही स्थिति पीओके में है। जिस तरीके का वहां पर जो पाकिस्तान का प्रशासन है, शासन है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं, वो ये बता रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब वो इस बात का ऐलान कर दें कि हम पाकिस्तान के अवैध कब्जे से खुद मुक्त होना चाहते हैं और भारत से अपील करते हैं कि वो हमें मुक्त कराए। क्योंकि वो तो अवैध कब्जा है ना, पाकिस्तान का हिस्सा तो वो भारत का है जिस पर पाकिस्तान ने जबरिया कब्जा कर रखा है। तो वहां जिस तरीके से जनमानस उठ रहा है वो इस बात का सीधा संकेत है कि हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड ने खेल वहां बड़ा कर दिया है। वो लोग जो हिंदुस्तान के भीतर उपद्रव फैलाना चाहते थे, अराजकता फैलाना चाहते थे और यहां रेजिम चेंज का किस्सा गढ़ना चाह रहे थे, उन लोगों को अब लेने के देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जो बाहरी ताकतें हैं उनके लिए पीओके जो है आप एक तरह से कहें कि एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि वहां के जरिए वो भारत पर न सिर्फ निगरानी रख सकते हैं बल्कि भारत के खिलाफ जो अभियान चलता है उस अभियान को बाकायदे फंड कर सकते हैं। अभी एक आया हुआ है जंतर मंतर पर जो है भूखा बैठा हुआ है, कहा जा रहा है भूखा बैठा हुआ, पता नहीं। तो वो भूखा जो बैठा हुआ है वो इधर ही इलाके से आता है। तो अब ऐसे लोगों पर नकेल जो है वो तो अंदर कसी ही जा रही है और साथ ही साथ जहां से पूरा उपद्रव फैलाया जा रहा है वहां भी मामला यानी पीओके में आप देखिए क्या चल रहा है। वहीं से जाता है ना अपना एक पड़ोसी है जिसका कॉरिडोर। अब उसको समझ में आएगा कि जो नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी है वो किस तरीके की है और किस तरीके से अब उसकी सांस जो है वो हलक में अटकी है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीओके में जो आप एक तरह से कहें कि आंदोलन पैदा हुआ है वो आंदोलन सीधे सीधे उसके हित पर कुठाराघात कर रहा है जो यहां पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अपना पड़ोसी है, पाकिस्तान नहीं, दूसरा वाला पड़ोसी। ठीक साहब, तो ये जो पीओके में हो रहा है वो आप एक तरह से कहें कि सीधे तौर पर न सिर्फ भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत का संदेश है और संकेत है, बल्कि जो पड़ोसी वहां पैसा लगाकर और पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने में लगा रहता है, पाकिस्तान को मदद करता रहता है, हथियार वगैरह देता है, उसके लिए बाकायदे सैटेलाइट लॉन्च करता है, उसके आप ये कहें कि आर्थिक हित पर यह सबसे बड़ी चोट है। तो ये जो चोट है वो तो है ही है, साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं उनकी जो नाराजगी है वो ये बता रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का मैप रीडिजाइन होने जा रहा है। ये पहली बात हुई।
दूसरी बात आते हैं उस फोन पर, जिस फोन ने दरअसल सनसनी फैला दी है, और वो फोन है टिन्नू यादव का। आलोक कुमार जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा भारी खुलासा किया है। ये चर्चा एक लंबे समय से चल रही थी कि ये टिन्नू यादव जो है वो बड़े संपर्क में था अखिलेश यादव के। ये बीच में बात आई थी कि जब उसका ये जो कारनामा वो कर रहा था राम मंदिर में, वो पकड़ा गया और फिर उसको धमकाया उमकाया गया कि ये सब बेकार की बात जो तुम कर रहे हो, तुमको बंद करवा दिया जाएगा। तब कहा जा रहा है कि वो नाराज हो गया, और जब नाराज हो गया तब वो लगातार जो है इधर उधर खुराफात करने लगा, और उस खुराफात में वो इनके यानी अखिलेश यादव के संपर्क में आया। आलोक कुमार का दावा है कि दरअसल ये खेल जो है वो राजनीतिक है। अब देखिए, ये तो उनका आरोप है, ठीक है, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये चर्चा वहां खूब है। वहां कहां? अयोध्या में, इस व्यक्ति को लेकर, ये जो टिन्नू नाम का व्यक्ति है, कि ये किस तरह का खेल कर रहा था। तो इसका जो खेल है, उस खेल से सिर्फ पर्दा नहीं उठ रहा है, बल्कि उस बड़ी साजिश का भी खुलासा हो रहा है, जिस पर गौर करना बड़ा जरूरी है। वो साजिश क्या है? आखिर में ये मामला तो सब कह रहे हैं बड़ा पुराना है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस पर जो है जांच पड़ताल बिठा रखी है, पूछताछ हो रही है। सवाल यह है, जब ये मामला इतना पुराना था तो फिर इन लोगों ने उसे अभी तक बचा कर क्यों रखा? क्या वजह है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे आने के बाद ही यह पूरा मामला उठाया गया? इसके पीछे की जो राजनीति है वो समझिए। ये मामला पहले अगर चल रहा, देखिए ठीक है, वो एसआईटी भी गई और तमाम सारी चीजें हो रही हैं, पूछताछ हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन प्रश्न यह है, इस गड़बड़ी पर जो विपक्ष ये कह रहा है कि साहब हमने खोला, उसने पर्देदारी क्यों कर रखी थी? पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ही ये क्यों उठाया गया? पश्चिम बंगाल का चुनाव, आप ये मानकर चलिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक वाटरशेड साबित होने जा रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं? ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव ने एक खास वर्ग के वीटो को खत्म किया, और दूसरा, हिंदुत्व की जो आंधी है उस आंधी को स्थापित कर दिया। अब जो कोशिश है वो ये कि उस हिंदुत्व के पिलर को हिलाया जाए, और उस हिंदुत्व के पिलर को हिलाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो कुछ और नहीं बल्कि राम मंदिर है। ये जो राम मंदिर है, इस राम मंदिर के सहारे बीजेपी के हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा करने की कवायद है। देखिए, गड़बड़ी हुई, ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है, सरकार कोई पर्दादारी नहीं कर रही है। जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको एक तरह से कहा जाए कि उनकी छानबीन हो रही है, और वो पूरी कोशिश हो रही है कि कुछ भी हो, लेकिन जिन्होंने ये कुकृत्य किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरी तैयारी चल रही है। जैसे कहा जा रहा है ना कि सरकार छिपा रही है, भाई देखिए, अगर सरकार पर्देदारी करती तो ये ध्यान रखिए कि फिर ये बात बाहर नहीं आ पाती। एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार खबर होने नहीं देती है, तो अगर वाकई में सरकार पर्दादारी ही करती, अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते कि यह बात सामने ना आए, तो फिर यह बात तो नहीं आती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग गोदी गोदी करते हैं, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। वही गोदी मीडिया इस समय सबसे ज्यादा इस खबर को उठा रहा है। अगर वाकई में सरकार इस पक्ष में होती तो क्या किसी गोदी मीडिया की हिम्मत है कि इसको कर पाता? और वो जो सोशल मीडिया के अलंबरदार हैं, क्या उनकी हैसियत होती? आप खबर करते और आपका यूट्यूब डाउन कर दिया जाता। वो आप सब जानते हैं, आप सब उससे परिचित हैं। इसलिए यह कहना कि सरकार पर्देदारी कर रही है, यह दरअसल उसी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत जो आप एक तरह से कहें कि हिंदुत्व है, उस हिंदुत्व को चोट पहुंचाना है। यह पूरा साजिश है, एक षड्यंत्र है इस बात को लेकर कि साहब देखिए इनका हिंदुत्व कितना खोखला है। और ये क्यों साबित करना चाह रहे हैं? इसलिए साबित करना चाह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल की जो जीत है, वो हिंदुत्व की जीत है, ये आप ख्याल रखिएगा। और उस जीत से घबराई हुई विदेशी ताकतें गलबहियां कर रही हैं और इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मामला बनाने की कोशिश कर रही हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप हिंदुत्व को लांछन लगाइए, और जब आप हिंदुत्व को लांछन लगाएंगे तो उससे बीजेपी का जनाधार घटेगा, बीजेपी बैकफुट पर जाएगी। ये उसकी कोशिश है, यानी आप बदनाम करिए। तो ये इस चीज को समझिए कि असल में खेल क्या चल रहा है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर सरकार पर्देदारी के पक्ष में होती तो आप खबर नहीं होती, लेकिन सरकार पर्देदारी के पक्ष में नहीं है। सरकार ये चाहती है कि जो करप्शन हुआ है वो बाहर आए, और इसको आप कोई इधर उधर मत लेके जाइएगा, ये विशुद्ध षड्यंत्र है। क्योंकि आप देखिए पूरा, यानी इस समय यही सबसे बड़ा मुद्दा है। वो पार्टियों की टूट फूट छूट गई है, आप देखिए सब जगह यही चल रहा है। उससे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में हुई, उस पर बात नहीं हो रही है, जबकि वो पॉलिटिकली बड़ी खबर है। कौन सी खबर? नितिन नवीन आए, उनका 18 किलोमीटर का रोड शो, एयरपोर्ट से उनको आना था भाजपा मुख्यालय। साहब जो भीड़ है वो भीड़ बता रही है कि क्या भद पिट रही है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही, जबकि वो सबसे बड़ी आप एक तरह से कहें खबर है। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, खबर बात इस पर करेंगे और कहेंगे कि साहब देखिए पर्देदारी हो रही है। यह मसला पर्देदारी का नहीं है, यह मसला हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करने का है। अन्यथा कितने पादरी और कहां कहां वक्फ का देखिए, वक्फ पे आ गया था तो लोग किस तरह से चीखने लगे थे। वहां तो कोई बोलने नहीं किया, वहां पे कोई चर्चा ही नहीं हुई कि नहीं नहीं साहब वो सब तो होलिकाओं है। संस्था है, संस्था में ऊंच नीच हुई तो सरकार उसकी जांच कर रही है। जहां पर्दादारी होती है उसकी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनके पॉलिटिकल एजेंडे में सही नहीं बैठता है। इसीलिए ये जो बात कही है आलोक कुमार ने, वो बात बहुत हद तक मुझे सही लगती है कि ये वाकई में साजिश है। क्योंकि हुआ है, जो हुआ है उसकी तो पड़ताल हो ही रही है, फिर उस पर किस बात का शोर? तो इसलिए ये एक षड्यंत्र है, इसकी बू आती है। दूसरी चीज जो हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इन लोगों की सांस क्यों अटकी हुई है। दरअसल बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने एक कंप्लेन, आप एक तरह से कहें पत्र लिखा है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव, इन लोगों के ऊपर जो है वो इनको बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए। क्यों? साहब दुष्प्रचार का ये लोग आप एक तरह से कहें कि हथियार बन गए हैं। कोई कह रहा 20,000 करोड़ की लूट हो गई, कोई कह रहा 200 करोड़ की लूट हो गई है। यानी जिसके मुंह में जो आ रहा है वो उतना लूट बता दे रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कितनी लूट हुई, तो कायदे से जो जांच पड़ताल कर रही हैं एजेंसियां, उनको इन लोगों को बुलाना चाहिए और कहना चाहिए कि आप तथ्य जो है वो सामने रखिए। और इसी बाबत आलोक कुमार ने पत्र लिखा है कि इन सबको बुलाइए। अटक गई है सांस सबकी, क्योंकि बुला के कहां से आप रखिएगा 20,000 करोड़ रुपए का हुआ है। रामगोपाल यादव यही कह रहे हैं ना, रामगोपाल यादव का एक वीडियो भी तैर रहा है जिससे पता चल रहा है कि उनका राम को लेकर कितना भारी स्नेह है। वो वीडियो बता रहा है कि क्या पाप और अनर्थ इन लोगों ने किया है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। सवाल यह है कि बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत सही सवाल उठाया है कि भाई अगर 20,000 करोड़ रुपए का घोटाले की लोग बात कर रहे हैं तो इनको बुलाकर पूछा जाना चाहिए और उनसे सबूत मांगा जाना चाहिए। कायदे से इन लोगों के ऊपर अभी आप देखिए कि होगा डिफमेशन, क्योंकि बुलाया जाएगा और ये बता पाएंगे नहीं। जब बता पाएंगे नहीं तो फिर सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों की हालत खराब हो रखी है। और ये आलोक कुमार ने बहुत, यानी ये बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले वाले जो आलोक कुमार हैं वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। ये दो अलग अलग लोग हैं, नहीं तो आपको लगे कि एक ही, नहीं, दोनों अलग अलग लोग हैं। तो उन्होंने भी एक खुलासा किया, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं और बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने पत्र लिख के कहा कि इन लोगों को बुलाकर पूछताछ होनी चाहिए। अब देखिए, अब जो है असली कहानी शुरू होगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।